हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो काइनेमेटिक्स का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके ग्राफ्स, ये सब आपको रिवीजन में, फास्ट रिवीजन में कंप्लीट कराऊंगा विद क्वेश्चंस, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर के साथ ये काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी को हम डिस्कस करेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। जो भी लोग यूके पीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एचपीआरसी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन से हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस को देख चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, उसके बाद जो ग्राफ्स बनते हैं अलग अलग, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें एक्सेलरेशन की। तो हमने बात की थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी किसके बराबर था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी जो है वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की जो है वो क्या होगी? सेम होगी। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सेलरेशन की होगी। 3 तरीके से जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन जो है उसके 3 फॉर्म्स बन सकते हैं। पहला केस कि जब केवल और केवल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो केवल चेंज हो रही हो। जब वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो वो वाला कौन सा केस बन जाता है? वो वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बनता है, क्योंकि हमने वहां देखा है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन लगातार क्या होती है? चेंज होती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान रखना, मैंने ये बोला है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज की जो डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये नहीं है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही चेंज की डायरेक्शन है। दोनों बातें अलग अलग है, इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर दूसरा है जब केवल और केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब चेंज हो रहा होगा? मान लो कोई चीज नीचे गिर रही है ऐसे, तो यहां पर लगातार उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के पैरेलल होगा और या वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। यानी कि अगर ये नीचे आ रही है तो a इक्वल्स टू जी, ये किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और अगर मान लो कोई चीज ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन उस केस में किधर रहेगा? नीचे। तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या? एंटी पैरेलल है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी कि जब केवल मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। तीसरा केस है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चेंज होंगे तो उस केस में एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे। एक परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, और एक होगा पैरेलल या एंटी पैरेलल वेलोसिटी के। एक पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा वेलोसिटी के, जिसका एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जो हमारे पास डायमेंशन थी वो थी m0l1t-1। अब यहां पर t से डिवाइड हो गया तो t-2 हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी? m0l1t-2। अगर यूनिट की बात करें तो SI यूनिट जो होगी वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS यूनिट की बात करें तो ये होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसे स्पीड और वेलोसिटी के हमने टाइप्स देखे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वैसे यहां पर भी इसके टाइप होंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे ड्यूरिंग द मोशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे ड्यूरिंग द मोशन, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल क्या हो गया कि यदि कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। एग्जांपल नहीं, सॉरी, एक नोट लगा के यहां पर है कि यदि कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वहां पर भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन करेंगे हम? AY इक्वल्स टू जी।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वहां है ही नहीं, तो वहां एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों जब चेंज हो रहे हो तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर के अंदर जो चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में होता है, जो कि हमने शुरू में बात भी की कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसके बराबर होगी या उसी डायरेक्शन में होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखी थी, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, यानी कि लिमिट टाइम टेंस टू जीरो करके डेल वी अपॉन डेल टी, जिसको आप डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हो, जिसको आप क्या लिख सकते हो? डी वी अपॉन डी टी। फिर मान लो हमारे पास कोई मूविंग बॉडी है, तो मूविंग बॉडी के लिए देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कोई भी मूविंग बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पास ये सर्किल बना हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनी हुई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। फिर आगे देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो यहां पर एंगल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना है? 90 डिग्री, है ना। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना एंगल है? 90 डिग्री। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थीटा जो वेरिएबल है हर एक पॉइंट के ऊपर, थीटा जो है वो हर एक पॉइंट के ऊपर वेरी कर रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर यदि कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर जिसका मास m है, तो न्यूटन के सेकंड नियम से जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। हम ये पढ़ते हैं डेफिनेशन से कि एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर जो वेलोसिटी है उसमें हम टाइम का डिवाइड करके और क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2x अपॉन dt2। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? dx अपॉन dt। ये कब काम करेगा? जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन होगा, और डिस्प्लेसमेंट का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, यानी कि 2 बार जब डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को तो उससे हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। यदि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन ना होकर पोजीशन का फंक्शन हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? उस केस में एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स। यहां पर हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल कैसे लगाते हैं? डीवी अपॉन डी टी जो लिखा हुआ है, यहां dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, है ना। dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा dv अपॉन dx, और एक साइड बन जाएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? v dv अपॉन dx। ये कब काम करेगा? जब वेलोसिटी फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। यदि हमारे पास कोई पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है टाइम t1 में एक्सेलरेशन a1 के साथ, और t2 टाइम में एक्सेलरेशन a2 के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा? a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। मान लो हमारे पास 2 ब्लॉक है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। m1 मास के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है F, और वही फोर्स m2 मास के ऊपर भी लगाया जाता है। तो जो a1 मतलब मास 1 पर एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी F अपॉन m1, और इसी तरह से जो 2 के ऊपर एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी F अपॉन कितनी होगी? m2। F बराबर m है, तो वहां से एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। अब मान लो दोनों बॉडीज को कंबाइंड कर दिया जाता है, दोनों बॉडीज को कंबाइंड कर देंगे तो कंबाइंड मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू a। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा F अपॉन a इक्वल्स टू F अपॉन a1 प्लस F अपॉन a2। यहां क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो ये फोर्स कट जाएगा, हमारे पास रिलेशन बचेगा 1 अपॉन a इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, जिसको कि हम रीएडजस्ट करके या रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। आगे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है तो उसका मीनिंग क्या है? कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। जीरो एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब जो है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब। और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, 3 चीजें हैं।
यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसका मतलब है वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, और एक्सेलरेशन यदि जीरो है तो उसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। यदि ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर लिया जाएगा, जी के बराबर, और जी जो है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू हम लेते हैं 980, और अगर फिट में लेना हो तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं 32। क्या वैल्यू लेते हैं, 32। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है, वो कितना दिया है, 2t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 4। हमें बोला एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ds अपॉन dt ये बनेगा 4t प्लस 2, फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है तो d2s अपॉन dt2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट हमें पार्टिकल का गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है a प्लस बी टी और प्लस सी टी स्क्वायर और माइनस डी टी 4। हमें बोला द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मतलब है t इक्वल्स टू 0 पर, तो पहले dy अपॉन डी टी करो, dy अपॉन डी टी का मतलब हो गया वेलोसिटी, यहां से बनेगा ये b प्लस 2ct और माइनस 4dt क्यूब, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। हमें वेलोसिटी बतानी है t इक्वल्स टू 0 पर, तो एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर v इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी b प्लस 0 माइनस 0, यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी b। फिर आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बताने के लिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, d2y अपॉन dt2 ये हो गया a, और यहां ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2c, और ये हो जाएगा 12 और dt स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12 dt स्क्वायर। अगेन हमें t इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन बताना है, तो एट t इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल्स टू 0 पर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2c, और t की वैल्यू 0 डाल दो, तो यहां से हमारे पास आंसर कितना बचेगा 2c। तो एक ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा b और एक आ जाएगा 2c, तो b और 2c, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन सी आ गया। फिर इक्वेशन जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है टाइम की इक्वेशन दी है, टाइम की इक्वेशन जो है t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा और बीटा जो कांस्टेंट है, और रिटार्डेशन जो है वो हमें बताना है कितना होगा, है ना। रिटार्डेशन यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर t का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा, यहां से कितना बनेगा 2 अल्फा एक्स, और इसको आप लिखोगे dx अपॉन डी टी, 2 अल्फा एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और यहां से बनेगा बीटा dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स वी और प्लस बीटा वी, तो यहां से v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा, ये वैल्यू हो गई वेलोसिटी के, यहां से काम आएगा हमारे, इसलिए मैंने इसको यहां रखा है। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया 0, ये बनेगा 2 अल्फा और ये dx अपॉन डी टी। कैसे करना है, यूवी मेथड से करना है, एक बार x का कर दो, v को छोड़ दो, फिर v का करोगे जब x को छोड़ दो, और यहां पर v भी आएगा, तो यहां पर v भी लिखो, ये v आ गया साहब, प्लस अब 2 अल्फा एक्स और ये हो गया dv अपॉन dt प्लस, अब बीटा वाले का करना है, तो ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा dv अपॉन dt, ये हो गया 0, ये हो गया 2 अल्फा v स्क्वायर, ये वाला v और ये भी मिलकर v स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स और ये हो गया a, प्लस ये हो गया बीटा इंटू ए, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा a, तो a कॉमन आ गया, यहां बच जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और बराबर है कि उधर ये माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर, 2 अल्फा एक्स ये लिखा हुआ है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये जो x है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू बराबर हो गई 1 अपॉन वी के, तो यहां से मैं लिख दूंगा a अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर, तो यहां से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 2 अल्फा वी क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम,
डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के। देन पार्टिकल इज मूविंग विद, तो पार्टिकल किस चीज से साथ चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये हमें पूछा है। तो ये प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया, मान लो एक कांस्टेंट आ गया और उस कांस्टेंट को हम नाम दे रहे हैं के नाम दे रहे हैं, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा के टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2kt। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2kt, ये बन जाएगा। तो ये वेलोसिटी जो है यहाँ से किसके बराबर हो गई 2kt, यानी कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। वेरिएबल वेलोसिटी है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो जहां जहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको तो हटाओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऑप्शन जो है वो कट कर दो। अब एक्सेलरेशन देखना है तो वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt और ये बचेगा 2k। 2k जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है 2k a वो कितना हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सी वेलोसिटी के साथ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सी वेलोसिटी के साथ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है। फिर 10 सेकेंड बाद वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, नॉर्थ डायरेक्शन में वो चला जाता है 10 सेकेंड के बाद। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में वो 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। द एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम टी इज, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। देखो भाई कैसे बताओगे एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी का मतलब होता है वी टू माइनस वी वन। इसका मतलब होता है वी टू माइनस क्या होता है वी वन होता है। तो वी टू माइनस वी वन तो यहाँ निकल नहीं रहा है, हालांकि आंसर तुम्हारा वैसे ही आ जाएगा। तो आज वी टू माइनस वी वन हमें बनाना है, तो वी टू माइनस वी वन कैसे बनाए, तो इसके लिए ये वाली जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसको माइनस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो माइनस में लेना पड़ेगा, तो इसको मैं डायग्राम को ऐसे बना लेता हूँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गई, तो इसको मैं 5 मीटर पर सेकंड के यहाँ पैरेलल बना देता हूँ ऐसे, 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया ना, वी टू वैक्टर में से किसको माइनस करना है वी वन वैक्टर को माइनस करना है अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो अब इनका जो एवरेज आएगा वो ऐसा आएगा, तो ये हो गया डेल्टा वी, है ना। इनका एवरेज निकालोगे वैसे तो निकालोगे, वेक्टर सम करोगे, वेक्टर का अलजेब्रिक सम। तो जब डेल्टा वी आप निकाल रहे होगे तो उस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस 2v1v2 और कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो यहां से आंसर आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए 0 हो गया। तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया कितना 50। तो 50 को लिख सकते हो आप 5√2, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी बनेगी 5√2 बनेगी। ये आप वैसे भी कर लेते हैं शुरू में डायरेक्ट, पर उससे मैग्नीट्यूड आता, डायरेक्शन निकालने में उससे दिक्कत होती, इसलिए फिर हमें करना पड़ा है। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो वी एवरेज बराबर वेलोसिटी में जो चेंज है वो 5√2 है और जो टाइम है वो कितना है 10, तो ये बनेगा 1/√10, 1/√2। अब डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ वेस्ट। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते तो आप डायरेक्शन इसमें क्या लगाते, डायरेक्शन आप इसमें लगाते नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन लगाते और गलत हो जाता है ना। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कि कई बच्चे सी डेफिनेटली आंसर लगाएंगे, पर यहां पर हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, इसलिए मैंने इसको वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास a body starts from the origin and moves along the x-axis such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t, where t is in seconds and velocity in meter per second. What is the acceleration of particle when it is 2 meter from the origin? हमें यहां पर किसकी चीज की वैल्यू दी हुई है, हमें x डायरेक्शन में ये दिया है पोजीशन, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी दी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 4t क्यूब माइनस 2t, ये वेलोसिटी की वैल्यू दी है।
तो हमें क्या बताना है, 2 मीटर के बाद उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बतानी है, 2 मीटर के बाद। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, जब वो ओरिजिन से 2 मीटर पर होगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ये बताना है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं dv अपॉन डी टी, तो dv अपॉन डी टी हो गया एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 12 -2, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। पर मेरे को ये नहीं पता कि 2 मीटर के बाद टाइम क्या होगा, तो मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। कैसे, यहां पर v जो है उसको लिख दिया मैंने dx अपॉन डी टी, और ये बराबर हो गया 4t³ - 2t। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वी डी टी, यानी कि 4t³ - 2t और dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा t⁴ माइनस t² का t² और प्लस c। अब एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो, x की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से c की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी x की, वो रह जाएगी t⁴ माइनस t²। अब हमें पूछा है कि 2 मीटर के बाद, तो आफ्टर 2 मीटर, 2 मीटर बाद टाइम कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो आफ्टर 2 मीटर, 2 मीटर के बाद टाइम निकालने के लिए t⁴ माइनस t², और x को इधर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहां से आप क्या करो, ये जो t² है इसमें इक्वेशन बनाओ, तो ये इसकी जब आप फैक्टर करोगे तो ये बनेगा t² - 2 और ये बनेगा t² + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप बनाओगे t² की वैल्यू √2 और t² की वैल्यू 2, तो t² + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, टाइम माइनस में हो ही नहीं सकता, तो t की जो वैल्यू है वो √2 आ जाएगी यहाँ से। तो अब आपको क्या करना है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन के अंदर t की वैल्यू √2 डालनी है। तो 12 और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा -2, तो √2 का स्क्वायर 2, 12 दूनी 24 और -2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with constant velocity of 10 meter per second when a constant force act for 4 second on it. It moves with velocity 2 meter per second in opposite direction. मान लो v1 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 10 मीटर पर सेकेंड प्लस हो गया, v2 ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा v जो होता है वो होता है v2 - v1, तो यहाँ से -12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -12। आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा v जो है उसकी वैल्यू -12 और जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4 सेकेंड। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, 1 मिनट रुको भाई। पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसको पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। मोशन के दौरान जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, पोजीशन, ये सब चेंज होते हैं। यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिख रहा है पोजीशन और टाइम के बीच में। हमने ये पढ़ा है v बराबर होता है dx अपॉन dt, और जो dx है या y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो यानी कि पोजीशन और टाइम का रेशो वेलोसिटी होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है, यदि मैं वाई एक्स का कर्व बनाता हूँ, y और x का, तो यहाँ पर जो स्लोप होती है उसको हम लिखते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा, और वो स्लोप किसके बराबर होती है, dy अपॉन dx के। यानी कि अगर मैं पोजीशन टाइम का रेशो निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, स्लोप, वो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप होगी, और पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बराबर बनेगी, वेलोसिटी के बराबर बनेगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो मान लो हमारे पास दो पोजीशन बनती है ग्राफ के ऊपर, एक y2 और एक y1। चेंज इन पोजीशन कितना हो जाएगा, y2 - y1, और टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t2 - t1। फिर मैंने कहा ये स्लोप के बराबर है, स्लोप को हम किससे लिखते हैं, tan थीटा से। बाकी इस डायग्राम से भी आप निकाल सकते हो, ट्राइंगल से। ट्राइंगल में tan थीटा अगर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC, और ये BC किसके बराबर है, AD, और बेस किसके बराबर हो गया, AC, यानी कि BD के बराबर है। तो यहां से हो जाएगा ये y2 - y1 अपॉन t2 - t1,
तो वेलोसिटी क्या हो गई, स्लोप हो गई, जो कि मैं आपको शुरू में भी कह रहा हूं। पोजीशन टाइम कर्व की जो स्लोप है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है। अब इसके अलग अलग केस क्या बन सकते हैं, अगर मान लो ऐसे सीधा हो जाए, ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो देखो क्या होगा, जब ये लाइन सीधी हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, पोजीशन की लाइन सीधी हो गई है ना, पोजीशन की लाइन सीधी हो गई, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर है, पोजीशन में चेंज के बराबर है, पोजीशन में चेंज होगा ही नहीं, वो कांस्टेंट हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब, जब लाइन जो है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाए। इसी तरह से ये लाइन ऐसे सीधी खड़ी हो जाए, सीधी खड़ी हो जाएगी तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, पर टाइम में कुछ चेंज नहीं होगा, टाइम जीरो हो जाएगा। तो टाइम में चेंज जीरो जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब है कि वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाना, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई यहां पर अगर थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई कांस्टेंट, थीटा क्या है, स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट हो गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन क्या हो जाना, जीरो, क्योंकि ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर अगर इस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है इस कर्व का, पैराबोलिक कर्व है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पर देखो थीटा है, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो थीटा अगर लगातार बढ़ेगा, स्लोप लगातार बढ़ेगी, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि टेन थीटा में 0 से 90 की तरफ जाओगे तो उसकी टेन की वैल्यू बढ़ती है, इनफाइनाइट की तरफ जाता है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि जब भी लाइन जो है, लाइन वो बैंड करेगी किसकी तरफ, पोजीशन एक्सिस की तरफ। लाइन जब भी पोजीशन एक्सिस की तरफ बैंड करेगी तो उस केस में वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। उस केस में वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है उसके अंदर एक्सेलरेशन है। अगर ये लाइन झुक जाती है टाइम एक्सिस की तरफ तो थीटा की वैल्यू लगातार क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। थीटा की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब है वेलोसिटी का डिक्रीज करना, यानी कि एक्सेलरेशन का क्या होना, नेगेटिव होना। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ पर जो लाइन है वो जब भी टाइम एक्सिस की तरफ बैंड करेगी, किधर की तरफ बैंड करेगी, टाइम एक्सिस की तरफ बैंड करेगी, तो इसका मतलब जो है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल के अंदर रिटार्डेशन आ गया, मंदन जिसको बोलते हैं। फिर यहां पर एक ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में आपको स्लोप जो है थीटा, वो आपको ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है थीटा की वैल्यू ज्यादा होना, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उस केस में v जो है, v मतलब वेलोसिटी, ये कांस्टेंट तो होगी पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, जब ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा तो टेन थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव, पर उसकी वैल्यू थीटा की तो फिक्स हो गई, फिक्स हो गई तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी किसके साथ, नेगेटिव होने के साथ। ठीक है, तो लाइन जिसकी नेगेटिव स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो पार्टिकल है वो वापस आ रहा है किधर की तरफ, जहां से वो चालू हुआ था, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन में वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब भी लाइन नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट करेगी तो इसका मतलब है जो पार्टिकल है वो रिटर्न कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। किधर रिटर्न कर रहा है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिर एक ग्राफ है जिसमें आपको अलग अलग सेगमेंट दिखे हैं, ये सारे के सारे जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर वेलोसिटी अलग है। तो ये अलग अलग टाइम इंटरवल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर पोजीशन के एक टाइम पर दो पोजीशन बन रहे हैं, एक टाइम पर दो पोजीशन बन रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पर दो पोजीशन का होना पॉसिबल नहीं है। फिर यहां पर आप देखो, यहां पर जो पार्टिकल है वो क्या दिखा रहा है, इनिशियली वो पार्टिकल नीचे आ रहा है ऐसे, और उसके बाद वो पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है। तो ये पार्टिकल हमें क्या दिखा रहा है, पार्टिकल पहले जो है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये पार्टिकल पहले ओरिजिन की तरफ आ रहा है और उसके बाद ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, उसके बाद ये ओरिजिन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल moving along the x-axis at certain time is given below. Which of the following describe the motion correctly? इनमें से कौन मोशन को करेक्टली डिस्क्राइब करता है? तो पहले ये वाली आप उठाओ, ये वाली दो डिस्प्लेसमेंट,
तो फर्स्ट के लिए आप लिखो तो यहाँ v इक्वल्स टू डी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू 0-2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस टू अपॉन टाइम, टाइम कितना होगा 1 - 0, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा आप निकालो सेकंड, तो सेकंड के लिए डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 6 - 0, तो ये हो जाएगा 6 - 0 अपॉन 2 - 1, तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर आप निकालो थर्ड, तो थर्ड में जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 16 - 6 और टाइम जो है वो हो जाएगा 3 - 2, तो यहाँ बचेगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हर केस में अलग अलग आ रही है, हर केस में वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन, तो मोशन कौन सी हो गई है, ये मोशन हो जाएगी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, तो ये नहीं है ना, ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हर इंटरवल में लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये हो जाएगी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है और नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पहले वाले ग्राफ के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। फर्स्ट ग्राफ के लिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होना मतलब वेलोसिटी का क्या हो जाना, कांस्टेंट। वेलोसिटी का कांस्टेंट होना मतलब कौन सी मोशन हो गई, यूनिफॉर्म मोशन हो गई। तो ये कौन सी मोशन हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सी जो है, सी में तो वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी, है ना, तो ये वैसे कट जाएगा। यहां पर लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पर वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रही है और फिर डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर two particles A and B are straight line inclined at 30 degree and 60 degree with the time axis the ratio, तो VA अपॉन VB का रेशो बताना है। तो VA अपॉन VB का रेशो कितना होगा, ये होगा 10 30 डिग्री और अपॉन 10 60 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3 और यहाँ होगा √3, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। नेक्स्ट देखो, द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू 5, 0 से 5 में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहां दिया हुआ है हमें। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 3 सेगमेंट बन रहे हैं, यहां कितना आ रहा है -10, ठीक है, यहां से यहां कितना जा रहा है 0 से 20, यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, फिर यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो -20 हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 प्लस -20, पहले यहां से यहां गए फिर वापस आए तो -20 हो गया, मतलब 0 हो गया, और फिर कहां जा रहे हैं +-10 और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम 0 से 5 में कितना हो गया 5 हो गया, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा -10/5 और इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज और, कई बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, पहला वाला डिस्प्लेसमेंट ये, दूसरा 0 करें, दूसरा 0 करेंगे और तीसरा वाला जो है वो -10 होगा, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा और उसके हिसाब से आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो पहले आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आ रहे हो, तो 0 से और 20 गए, पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 - 0, तो 0 - 20, तो ये +20 और ये -20, इसको 0 नहीं करना है ना, इसको 0 नहीं करना है, और फिर ये 0 से और -10, फिर ये 0 से -10, तो ऐसे दूसरी वाली पोजीशन लेके घटा घटा के उसमें से बना रहे हैं माइनस कर करके, तो वो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना। पहले वाले केस में 20 - 0 फर्स्ट, सेकंड केस में हमने निकाला 0 - 20 और थर्ड केस में हमने निकाला -10 - 0, तो यहां से बचा 20, यहां से बचा -20 और यहां से बचा -10, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा रहा है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन द फर्स्ट सेकंड एंड दैट इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो कर्व है वो हमें, उसका जो एरिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो एरिया है वो निकालेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो ये ग्राफ फर्स्ट हो गया और ये ग्राफ सेकंड हो गया। तो पहले ग्राफ में हम स्पीड निकाल लेंगे और दूसरे में तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ये, और टाइम कितना है 0 से 1। तो फॉर फर्स्ट, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा 30 माइनस 0, टाइम 1 माइनस 0, तो ये हो गया 30। और सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सेकंड के लिए हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया। तो ये हो गया 0 माइनस 30, और टाइम कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 15। पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि यहाँ बात चल रही है किसकी, स्पीड की। तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो हमें रेशो बताना है, तो रेशो जो है, रेशो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30:15। तो रेशो आ जाएगा 2:1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो ग्राफ जो प्लॉट होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ जो पढ़ा था, तो उससे जब हमें उसकी स्लोप निकाली थी तो वो स्लोप किसके बराबर थी, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अगर मैं इनका इंटीग्रेशन करूं या क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, v dt। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जब आप एरिया निकालोगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप एरिया निकालोगे तो उससे आपको या तो डिस्टेंस मिलेगी या डिस्प्लेसमेंट। उससे क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। कब डिस्टेंस मिलेगी, कब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वो देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक ग्राफ दिखाया गया आपको, तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो सेगमेंट है उसका एरिया है A1, दूसरे वाले का एरिया हो गया A2, और तीसरे वाले का एरिया हो गया A3। तो कुल एरिया जब निकालोगे तो कुल डिस्टेंस या कुल डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। कुल एरिया निकालोगे तो कुल डिस्टेंस या कुल डिस्प्लेसमेंट आएगा। ध्यान ये रखना है, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो उसमें आपको साइन कंसिडर करना है, उसमें साइन भी लेना है और मैग्नीट्यूड भी लेना है डिस्प्लेसमेंट के केस में। और जब आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में आपको क्या लेना है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। और जब हम साइन के साथ एरिया लेंगे, एरिया विद साइन, तो साइन के साथ जब एरिया लेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे हमने वेलोसिटी को बताया था स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का, इसी तरह से वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। जैसे हमने निकाला था कि अगर ये थीटा 0 हो जाता है तो वेलोसिटी 0 है, उसी तरह से अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे वो देखो, कि यदि थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाना। इसी तरह से यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो 90 डिग्री हो जाने का मतलब है कि जो टाइम है उसमें चेंज कितना हो गया, 0। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होने का मतलब एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जो कि इम्पॉसिबल केस है। एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगा नहीं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व जो है स्लोप थीटा वो कांस्टेंट आता है, थीटा कांस्टेंट आने का मतलब है एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है विद द टाइम। अगर यहां पर जो एक्सेलरेशन है या जो स्लोप है वो लगातार चेंज हो रही है और इंक्रीजिंग है, थीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो कर्व है यदि वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बेंड करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर कर्व जो है वो टाइम एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, मतलब थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर एक ग्राफ ये बन रहा है, यहां पर ये जो ग्राफ है इसमें ये एंगल यहां से बनाया गया है। तो वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रही है, माइनस से स्टार्ट हो रही है।
तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और क्योंकि एक्यूट है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है और 90 डिग्री से कम है। पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पार्टिकल की क्या है, नेगेटिव है इस केस में। इसी तरह से इस केस में थीटा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पर इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो क्या होगी, पॉजिटिव। अब ये वाला केस देखो, ये वाले केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि थीटा क्या हो गया, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, थीटा ऑब्ट्यूस हो गया तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री से ज्यादा हुई, और इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से यहां देखो, यहां पर भी जो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है और 90 डिग्री से ज्यादा है, पर यहां इनिशियल पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट केस देखो, अब यहां पर ये और नीचे आ गया तो जो इनिशियल पार्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। बाकी सेम केस सेम कहानी। क्वेश्चन हमें पूछा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द फ्लाइट इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। एयर रेजिस्टेंस को यदि इग्नोर नहीं किया जाता तो a ball is thrown vertically upward, which of the following plots represent the speed time graph। स्पीड और टाइम ग्राफ हमें बताना है। ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो हमारे पास होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। अब ऊपर की तरफ हमने फेंका, एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट नहीं करना है तो इसको ए इफेक्टिव में बोल दूं। तो ऊपर की तरफ जब फेंक रहे हैं तो ए इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस जी लिखेंगे, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिखेंगे ए माइनस जी। तो यहां से जो v है वो हो जाएगा u प्लस, ये हो जाएगा a प्लस जी, इसको a इफेक्टिव ही लिख देता हूं मैं, a इफेक्टिव इंटू टी। और यहां क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ऊपर जब जा रहा है तो यहां ये हो जाएगा u प्लस, और ये हो जाएगा a इफेक्टिव, और ये हो जाएगा t। ये नीचे आने के लिए दोनों केस में, एक केस में हो जाएगा a प्लस जी और एक केस में हो जाएगा a माइनस जी। तो जब यहां वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आप देखोगे तो यहां पर जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है वर्टिकली अपवर्ड, इसको हमने फेंका है, तो टाइम जब बढ़ेगा तो उसकी जो स्पीड है ऊपर पहुंचते 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 लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। किसी चीज को मैंने यहां से उछाला तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। टॉप पर पहुंचते पहुंचते जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टॉप पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और स्ट्रेट लाइन चलेगा। उसके बाद जब वो टॉप से वापस नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वेलोसिटी लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करेगी तब भी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, तो वेलोसिटी जो है वो क्या चलेगी, यूनिफॉर्म चलेगी। यहां पर जो ये ग्राफ है पैराबोला बन गया, यानी कि जो स्लोप है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो यहां से ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours टाइम। 2 घंटे के टाइम में वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन, इसका स्पीड टाइम ग्राफ दिया है इस मोशन के दौरान। तो हमें ये बताना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस जर्नी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, जहां पर आपको स्लोप सबसे ज्यादा दिख रही है। तो ये जो सी डी है, सी डी यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, तो ए मैक्स सी डी टाइम में होगा। तो यहां पर चेंज इन स्पीड में चेंज निकालना है। तो यहां इस पॉइंट के ऊपर स्पीड कितनी है, 60, और यहां पर स्पीड कितनी है, 20। ये वाला टाइम 1 घंटा है, ये 1.5 है, तो ये वाला जो टाइम है ये कितना होगा, 1.25। तो यहां पर क्या बनेगा, 60 माइनस 20 अपॉन 1.25 माइनस 1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 0.25। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 160। क्या आंसर आ जाएगा, 160 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज इट्स करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हमें ग्राफ दिया है, इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। देखो भाई, तो यहां पर ये जो एस टी ग्राफ है ये बैंड कर रहा है किधर की तरफ, टी एक्सिस की तरफ, टी एक्सिस की तरफ ये बैंड कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है पहले केस में वो डिक्रीज कर रही है, ये बैंड कर रहा है ना ऐसे, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ डिक्रीज कर रही होगी, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, टॉप पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई।
और उसके बाद फिर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, नेगेटिव सॉरी स्लोप आ गया। तो नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करती जा रही है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा ही नहीं ऐसा, और यहाँ पर ये इंक्रीज कर रही है, बनेगा ही नहीं। तो ए आंसर आ जाएगा। अगला है इन द फॉलोइंग ग्राफ, इन द फॉलोइंग ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द मीटर सेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमें निकालना है। तो ये हमारे पास बन गया एक ट्रिपीजियम। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। और ये जो एरिया है ये क्या बन गया, ट्रिपीजियम बन गया। तो ये किसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मतलब ये 10 हो गया, और ये जो है ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 + 30 इंटू बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर बिलो, the distance covered by the body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by in all 7 seconds। तो पहले 7 सेकंड में एरिया निकाल लो, और उसके बाद 2 सेकंड के एरिया से उसकी हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड्स। तो 7 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बन गया ये भी। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, 7 प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 में से 3 गया तो 2, 2। तो यहां पर ये 6 आएगा, 6। यहां से और यहां तक की डिस्टेंस लेनी है तो 6 आएगा, ये 6। तो ये कितना आ जाएगा, 6। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 और +2। बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10। 6 और 2 8 को डिवाइड किया 2 से 4, तो यहां से बना ये 40 मीटर। तो पहले 7 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुई 40, ये तो 0 ही है, तो 40 मीटर ये चल गया। फिर लास्ट के 2 सेकंड में, इन लास्ट 2 सेकंड्स, लास्ट 2 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये 7 7, ये 7 लिखा हुआ है। तो 7 - 5 2, तो बेस कितना हो गया, 2 का हो गया, और हाइट जो है वो कितनी हो गई, 10 की हो गई। तो ये कितना चल लिया, 10 चल लिया। तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 10/40। तो 10/40 क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। 10/40 क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में तो साइन के साथ लेना है, डिस्टेंस में केवल आपको एरिया लेना है। तो अलग अलग एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालोगे तो ये तो हो गया 2, और ये हाइट हो गई 4। तो इसको आप बोल दो A1। तो A1 जो है वो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8। फिर आप A2 निकाल लो। तो A2 जो आप निकालोगे तो ये अगेन कितना हो गया, 2, और हाइट कितनी हो गई, 2। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। फिर आप निकाल लो A3। तो A3 जब आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2, और ये हाइट 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको विद साइन लेना है, मतलब जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है माइनस। तो A1 जो है वो प्लस का रहेगा, A2 माइनस का रहेगा, और A3 प्लस का रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 8। फिर आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आपको केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लोगे 8 + 4 + 4, तो यहां से बनेगा 16। तो आंसर आपके पास आएगा 8 और 16। तो आंसर आएगा 8 और 16। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 8 और 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब यहां देखो, ये डी वाला ग्राफ देखो, यहां पर एक ही टाइम पर वेलोसिटी की 2 वैल्यू है ना। एक ही टाइम पर वेलोसिटी की 2 वैल्यू है। यहां पर एक टाइम पर देखो वेलोसिटी की 2 वैल्यू आ रही है। तो एट अ इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट 2 वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी नॉट पॉसिबल। 2 वैल्यूज
two values of velocity are not possible, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन और टाइम लीनियरली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो यहां से dA/dt वो किसी कांस्टेंट के बराबर लिख दिया मैंने। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो a बराबर क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा। और एक्सेलरेशन से मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो ये बराबर हो जाएगा dV/dt इक्वल्स टू kt। तो यहां से v बराबर हो जाएगा kt²/2, v बराबर हो जाएगा kt²/2, यानी कि इनिशियली पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, डाउन हो रहा है, ये इंक्रीज करेगा, तो ये पहला सही हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन अचानक से जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाना। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसकी थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।